इसमें मुझे बता दो चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स में किसी का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसी बात है तो हम उस पर डिस्कस करने, वरना फिर हम नए चैप्टर की जानिब चले अपने। किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिए फौरन। नहीं है? अच्छा, सही है। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 की जानिब। तो ज़रा जल्दी जल्दी से अपनी कॉपीज़ में चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग डाल दीजिए। क्या नाम है भाई चैप्टर नंबर 3 का? दर्शना माइक बंद कर लो। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। अनस और कशफ, ये दो बच्चे भी आए हैं। मुझे तुम दोनों भी बता दो चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल सारे हो गए? कोई मसाइल तो नहीं है, कोई परेशानी ऐसी तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। कोई इशू नहीं है, सही है। अच्छा, चैप्टर नंबर हम 3 स्टार्ट कर। कशफ तुम्हारा कोई इशू तो नहीं है बेटा? सर क्लियर है। चलो, अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन ऐसा निकले जिसमें मसाइल हो तो पूछ लेना। चैप्टर नंबर 3 पर बात करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन बाय द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लफ्ज है वो बयान कर रहा है एटम के स्ट्रक्चर को। आसान अल्फाज में स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन करूं तो वो किस तरह सिचुएट है, उसमें कौन कौन सी चीज कहाँ है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में हमें मिलती है उसके स्ट्रक्चर से। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक होती हैं एटॉमिक थ्योरीज और एक होते हैं एटॉमिक मॉडल्स। ये दो तरीके होते हैं जिनसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक थ्योरी? तो मैं पहले जरा एटॉमिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझाऊं। एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है? थ्योरी का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लेनेटरी वे में, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हुए, बहुत एलिबरेशन के लिए, बहुत एक्सट्रीमली बयान करते वक्त हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं थ्योरी का। लिखना, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड वे में बयान करना। एटॉमिक थ्योरी में हम एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में बयान करते हैं। हम एटॉमिक थ्योरी में देखते हैं एटम की प्रॉपर्टीज को, कि एटम किस तरह की प्रॉपर्टीज रखता है, तो वो हम बयान करते हैं एटॉमिक थ्योरीज में। फिर आते हैं एटॉमिक मॉडल पे। तो एटॉमिक मॉडल क्या होता है, मैं उसकी एग्जांपल से समझाऊं आपको बात। मिसाल के तौर पे आप कोई भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उसके अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, आप उन अपार्टमेंट्स के ऑफिस जाते हैं, वहां पे आप एक देखते हैं कि 3D मॉडल रखा हुआ होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर। वो जो 3D मॉडल रखा होता है, 3D जो एक पूरा डिजाइन बना हुआ होता है, उसे मॉडल कह रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें बताता है कि यार इस बिल्डिंग में इस जगह विंडो होगी, इस जगह जो है वो आपके पास बैल्कनी है, इस जगह पे आपके स्टेयर्स चढ़ होंगे, यहाँ लिफ्ट होगी। पूरा स्ट्रक्चर उसका कंप्लीटली डिफाइन कर रहा होता है वो मॉडल। तो मॉडल के अंदर हम ये देखेंगे कि एटम में क्या क्या चीज कहाँ है, कौन सी चीज है, कैसी है, किस तरह की नहीं है। बात यहाँ तक समझ गए आप मेरी? यस सर। जी सर। अच्छा, मैं बिल्कुल कोर से स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को। बिल्कुल बुनियाद से हम बात स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। बुनियाद क्या कहती है? बुनियाद ये कहती है कि भाई एटम है क्या, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो मुझे बताएगा दैट व्हाट इज द एटम। एटम किसे कहते हैं, कोई बताएगा? बता दो भाई, एटम क्या होता है? सर सबसे छोटा
पार्टिकल कुछ भी, किसी भी चीज स्मॉलेस्ट का टाइनी atom है। पार्टिकल। क्या कहा? सबसे छोटा मैंने सुन लिया। तुमने क्या कहा भाई कशिश? तुम्हारा क्या जवाब था? स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल। सबसे टाइनी पार्टिकल। अच्छा भाई, कशिश का कहना है कि सबसे टाइनी पार्टिकल होता है आपका एटम। अच्छा। मैं पेशेंट नहीं हूँ। ओह, अपना सिमरन माजरत, तुम्हारी बहन है ना। चलो। अच्छा, मुझे और कोई जवाब देगा या बस सिर्फ यही दो जवाब है? सबसे टाइनी पार्टिकल, सबसे छोटी चीज, और इसी तरह के कोई जवाब? बस इसके अलावा और कोई जवाब है किसी के पास या नहीं? सर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसे हम कहते हैं एटम, ऐसी है। अच्छा चलो, आओ इस बात को जरा और इन डीप ले जाकर समझते हैं। इन डीप ले जाकर समझने के लिए हमें एक बात को ये समझना पड़ेगा कि एटम्स दुनिया में आए किस जगह पे, कैसे हैं, क्या उसके अंदर सिचुएशन है जिसपे हम एटम को डिस्कस कर रहे होते हैं। सर। हाँ बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही ना? जी सर। पता है ना, मैंने बंद किया था ना कैमरा। अच्छा देखो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल फिनोमेना में ले जाकर समझाऊं आपको। देखो, हमारे पास दुनिया में सबसे छोटी, हम किसी भी चीज़ को कंसिडर करते हैं तो वो क्या कहते हैं हम उसे? वो क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर अपना ऐसी है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं आप, चैप्टर जी सर। नंबर 3 कह रहा हूँ मादर, चैप्टर नंबर 2 आप अपने पास केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैटर के बारे में। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम वेट इज नोन एज मैटर, इज नोन एज मैटर, ऐसी है। जी सर। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज, दुनिया की जी सर। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ वजन हो, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई वो चीज? मैटर कहलाती है। अब मैटर में बेसिकली क्या चीजें होती है, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि मैटर में क्या चीजें हमारे पास है। मैटर हर दुनिया की चीज, यानी कि दुनिया जहान में कोई भी चीज अगर पाई जा रही है ना, कोई भी शय, वो मैटर है। कोई भी शय दुनिया जहान की वो मैटर है। मैटर किससे बना है? मैटर की कंपोजिशन क्या है? एटम से बन। हर मैटर अलग है, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे उनके हाथ में पेंसिल्स होंगी, कुछ लोग होंगे उनके हाथ में पेन होंगे, कुछ होंगे उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, यानी कि रबर रबर होगा। कुछ के आगे एक कॉपी रखी होगी, कुछ के आगे एक रजिस्टर रखा होगा, कुछ के आगे कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग टेबल पे बैठे होंगे, कुछ लोग जो है वो सोफे पे बैठे होंगे। हर चीज अलग अलग है, हर चीज एक दूसरे से अलहदा है। अभी जो अलहदगी वाला मामला सर है। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, अभी सही आ रही है? अभी सही आ रही है आवाज या अभी भी कट रही है जी आवाज? सर। सही आ रही है। मैंने ये कहा कि दुनिया की में मौजूद हर चीज क्या है? मैटर है। हर चीज क्या है मेरा बेटा? मैटर है। मैटर बना है अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब अगर मैं एलिमेंटल बेस पे बात करूं तो ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, और जो पीछे दीवार है ये एक अलग एलिमेंट है। ये जो शर्ट है ये एक अलग एलिमेंट है, इसमें लगा हुआ बटन वो एक अलग एलिमेंट है, ये प्लास्टिक एक अलग एलिमेंट है, ये फाइबर एक अलग एलिमेंट है। हर चीज एक अलग अलग एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं उनको कंपाइल्ड बेस पे बात करता हूँ, कंपाइल्ड बेस पे मैं रखता हूँ, तो वो सारे एलिमेंट्स को मैं अगर कोर एरिया पे डिस्कस करूं तो वो सारे एलिमेंट्स किस चीज से बने हुए हैं? उनका कोर क्या है, उनका सेंटर क्या है, उनकी बुनियाद क्या है, वो किस बुनियाद पे बने हुए हैं? कौन सा ऐसी चीज उनके अंदर है जो मेन है? मैटर तो सारे हैं ना, जगह भी घेर रहे हैं, कुछ वजन सर क्या है? एटम है। एटम्स है। उनका सबसे स्मॉलेस्ट नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, लफ्ज स्मॉलेस्ट नहीं कह सकता, टाइनीएस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि एटम सबसे छोटा नहीं होता। उनके अंदर वो हर चीज बनी हुई है एक बहुत छोटे, सबसे छोटे नहीं, बहुत छोटे पार्टिकल से, जिसे कहा जाता है एटम। यानी कि दुनिया का जो फंडामेंटल पार्ट है दुनिया का, दुनिया मैटर है और मैटर का जो फंडामेंटल पार्ट है वो है एटम। क्या है वो? एटम है। अच्छा, अब इस एटम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। एटम है क्या? एटम एक बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट है, यानी कि बिल्कुल बुनियादी पार्ट है दुनिया का। दुनिया का स्टार्टअप समझ लो, किसी भी चीज का स्टार्टअप वो एटम से ही होता है। एटम बेसिकली एक सर्कुलर बॉडी है। मैंने आपसे कहा दुनिया की हर चीज किससे बनी हुई है? एटम से। तो मैंने आपको एटॉमिक थ्योरी के एस्पेक्ट में बात की।
मैंने कहा एटॉमिक सर्कुलर बॉडी है तो मैंने एटॉमिक मॉडल के इस एस्पेक्ट में बात की। बात आप मेरी समझ रहे हैं? बात आप समझते हैं मेरी? यस सर। अच्छा, अब एटम्स में भी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज है। जी सर। मैं ये कहता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर, मैंने यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, ये जो प्लास्टिक है इसका मैंने एक टुकड़ा निकाला, इसके कुछ एटम्स होंगे। यहाँ से एक टुकड़ा निकालूंगा, इसके भी कुछ एटम। ये एटम्स कैसे होंगे एक दूसरे से? सिमिलैरिटीज रखेंगे या डिससिमिलैरिटीज, क्या होंगे? व्हाट डू यू थिंक? सर सिमिलैरिटीज रखेंगे। एक ही चीज के एटम्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, हम ये बात जानते हैं। लेकिन अगर अलग अलग चीजों की मैं बात करूं, यहां से एक टुकड़ा निकालूं और ये मेटल की प्लेट का एक टुकड़ा निकाल लूं, तो इन दोनों को कंसिडर करूंगा तो वो एटम्स एक दूसरे से इंतहाई दर्जे पर अलग अलग हैं, कोई भी उनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं देखने में आएगी। ये मैंने आपको किस एस्पेक्ट में बात बताई? एटॉमिक थ्योरी के एस्पेक्ट में। अब एटॉमिक मॉडल में देखते हैं एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम? एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होता है, बता दो भाई। या तो मुझे लग रहा है मेरे हेडफोन का तार जो है, बोलना भाई, मुझे तो पता चला। एक मैसेज आया है कि सर सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। क्या होता है सेंट्रल पार्ट? न्यूक्लियस। ऐसी है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? है भाई अनस, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने पूछा था अनस कि हमारे एटम का सेंट्रल पार्ट क्या है, बताओ। सर न्यूक्लियस है। ये मैंने आपको एटम के अंदर सिचुएशन बताई, एटम का कुछ सर स्ट्रक्चर, कुछ आपकी आवाज आ रही है अभी? जी सर आ रही सर है। आपकी आवाज पहले अच्छी आ रही थी। पहले मैं गाना गा रहा था, सुर में गाना गा रहा था। एटॉमिक मॉडल है, मॉडल की सूरत में ये बात है कि एक एटम जो है उसका सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल एरिया, कंडेंस जो उसका रीजन है, जो सेंट्रल रीजन है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो मैंने डिफाइन किया आपको एटॉमिक मॉडल। क्या डिफाइन किया मैंने आपको? एटॉमिक मॉडल। बात समझ रहे हैं आप मॉडल। मेरी? जी सर। अच्छा, आगे लेके चलते हैं कहानी को। तो हमने देखा कि यार अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग तरीके से होंगे। क्या आप एटम बना सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? नो सर। क्या एटम तबाह कर सकते हैं? नो सर। बाकी किसी के जाविये में कोई बात ऐसी? बाकी सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। खिलौनों से खेल रहा है कोई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमारे पास कहा गया था दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ जी सर। केमिकल रिएक्शन। मैं एक छोटे से एस्पेक्ट से बात को जोड़ दूं यहाँ पे, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। वहां एस्पेक्ट था मास। वजन किसका होता है, कोई बताएगा मुझे? मास किसका होता है? मास होता है मैटर का। किसका होता है भाई? मुझे बिल्कुल ही सुन चलो। मास होता है मेरा बेटा मैटर। मैटर किससे बना है? कोई भी मैटर किससे बना है? सर एटम से। मैटर बना है एटम। अच्छा, एटम सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी सर। बेहतर आएगी आवाज शायद। अब बेहतर आ रही है आवाज? जी अब सर अब सही आ सही रही है। है सर। सही है। तो मैंने कहा मास, मास किस चीज का होता है भाई? मैटर का। मैटर किससे बना है? एटम से। एटम्स बेसिकली क्या होते एटम हैं? से। एटम्स के अंदर क्या होती है? एनर्जी। एटम्स के अंदर क्या होती है? एनर्जी। तो एनर्जी। अगर मैं ये कहूं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं कहूं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मैं कहूं एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो भी ये बात बिल्कुल सही है।
चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये बात भी बिल्कुल सही थी। बात मेरी आप समझ रहे हैं? तो ये जी चारों सर। चीजों के साथ आप इस लॉ को यूज कर सकते हो और ये चारों चीजों के साथ ये बात बिल्कुल गलत साबित नहीं होगी, सही होगी। तो एटम्स को आप जनरेट नहीं कर सकते, एटम्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आसान अल्फाज में मैं एक बात बताऊं, तख्लीक तख्लीक पैदा करने का काम, किसी भी चीज को पैदा करने का जो काम है वो जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसके अलावा और कोई ऐसी पूरी कुल कायनात में नहीं है जो तख्लीक कर सके। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। तख्लीक करने का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, उसके अलावा और किसी के पास ये तख्लीक करने का काम नहीं है। एटम की बात करते हैं तो एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं शेल्स। जी सर। न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं मेरा बेटा? शेल्स होते शेल्स हैं। होता है। ये हैं आपके शेल्स। अच्छा, अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि सर न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस पार्ट एटम के दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं एटम के, न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट ना। सवाल ये है कि क्या बस एटम के अंदर यही कुछ है या और कुछ भी है? है सर, एटॉमिक प्रोटॉन पार्टिकल्स भी न्यूट्रॉन। है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जी हमारे सर। पास? वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सर शेल्स में घूमता है। वो अपने इन शेल्स में मूव करते रहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ये वो अपने इन शेल्स में मूव करते रहते हैं। अच्छा, शेल्स में कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस सर, न्यूक्लियस के अंदर। दैट्स गुड। और न्यूट्रॉन कहाँ पे है? वो भी न्यूक्लियस। वो भी न्यूक्लियस के अंदर है। एटम में सिर्फ 3 पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ही है या गलत कह रहा हूं मैं? बता दो जल्दी से। एटम में सिर्फ 3 पार्टिकल्स ही हैं या इससे ज्यादा हो सकते हैं या नहीं है, या मैं गलत कह रहा हूँ या सही है, क्या है? सर सर हाँ बेटा बोलो। इधर जो है वो 3 है और बुक में जो है वो और भी दिए हुए हैं। हमारे पास एटम के अंदर मोर देन 32 पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं, डिस्कवर हो चुके हैं अब तक। मोर देन 32 पार्टिकल्स अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं एटम के अंदर से। हैदरट्रॉन, जियोट्रॉन, फोटॉन, बहुत सारे हैं जो अब तक एटम के अंदर से डिस्कवर किए जा चुके हैं। लेकिन फंडामेंटल, बुनियादी जिन पर काम किए गए, जिनसे चीज़ों को डेवलप किया गया, जिनके बारे में सबसे पहले देखा गया, वो कौन से थे? यही 3 पार्टिकल्स थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी तो सर। मेरे ख्याल में जितना कुछ मैंने इस वक्त बोर्ड पे बनाया, आप सबने अपनी कॉपीज में बनाया होगा, ऐसा या नहीं बनाया? जी सर। जी सर। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। बोलो। पॉजिटिव। 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 न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है सर वो। न्यूट्रल होता है, नो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव। ई होता है। ई हम सिंबल यूज करते हैं प्रोटॉन के लिए स्मॉल पी, और न्यूट्रॉन के लिए कैपिटल एन का सिंबल हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल ई, प्रोटॉन के लिए स्मॉल पी, न्यूट्रॉन के लिए कैपिटल एन का सिंबल यूज किया जाता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इन तीनों में से हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा, बता दो। ये बिल्कुल मैं बुनियादी बातें तुमसे कर रहा हूँ। सर शायद प्रोटॉन का होता है। सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल आपके पास होता है न्यूट्रॉन। सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी?
सर ये आपने प्रोटॉन और न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना? कहाँ पे मेरा बेटा? अरे यार माजरत, मैंने बहुत माजरत। अच्छा वो आपने देख लिया और आपने मुझे बता दिया। प्रोटॉन और क्या आना था भाई यहाँ पे? न्यूट्रॉन। बहुत माजरत। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे हैवीएस्ट कौन सा है हमारे पास पार्टिकल? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। सही है। सबसे आपके पास जो लाइटेस्ट है वो इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हैवीएस्ट प्रोटॉन, फिर उसके बाद हैवीएस्ट न्यूट्रॉन होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर है? सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, यस सर, क्लियर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने कहा सबसे लाइटेस्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, उससे हैवीएस्ट प्रोटॉन, उससे हैवीएस्ट न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? जी सर। यस सर। अच्छा, यस सर। एक एलिमेंट का जो एटम होता है ना, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। उन आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास चंद प्रॉपर्टीज का हम जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा मास नंबर का। कोई मुझे बताएगा दैट व्हाट इज द मास नंबर? क्या होता है मास नंबर? किसे कहते हैं मास नंबर? व्हाट इज मास से नंबर? मास नंबर वो होता है जो एटॉमिक नंबर का डबल होता है ना। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ सर प्रोटॉन का जो मास होता है, है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है एटम में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है एटम में, मेरे बेटे, the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called the... वजन का जो नंबर होता है। क्या कह रहे हो अनस? तुम मुंह मुंह में बातें कर रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही। प्रोटॉन को प्लस करो न्यूट्रॉन से तो क्या आ जाएगा आपके पास? मास नंबर। क्या आ जाएगा बेटा? मास। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने से क्या मिलता है आपको? मास नंबर। और ये कोई नंबर। नंबर। लाजिम नहीं है कि एटॉमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर, ये कोई लाजिम नहीं है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सही है। जी और सर। मास नंबर क्या है? हाँ कभी 35 कभार हो होता है जाता है वो। और 37 भी हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो हम इसे कोई जी सर। कंसिस्टेंसी कंसिडर नहीं करते। अच्छा, एक सूरत में मैंने आपसे कहा द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड द मास नंबर। एक सूरत हाल में, एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में इसे ये भी कहा जा सकता है द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ये कब कहा जाता है? ये कहा जाता है इन न्यूट्रल एटम। इन न्यूट्रल एटम, एक ऐसा एटम जिसके अंदर कोई चार्ज ना आया हुआ हो, एक ऐसा एटम जिसपे कोई चार्ज ना लगा हुआ हो, ना ही वो पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव चार्ज वाला हो। ऐसी बात समझना आप। चार्ज कितनी तरह के होते हैं मेरा बेटा? चार्ज दो तरह के हो सकते हैं। कहा जा रहा है ना ही वो एटम पॉजिटिव और पॉजिटिव हो नेगेटिव। ना ही वो नेगेटिव हो, तो न्यूट्रल है वो। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जो कुछ दुनिया में बनाया है वो सब कैसा है? वो न्यूट्रल है। वो सारी चीज़ें कैसी हैं बेटा? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होने के बाद जब वो एटम किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर लेने लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। और कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। अगर इन दोनों सिचुएशंस में वो है तो आप दूसरी वाली डेफिनेशन का तसव्वुर भी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन वाली। लेकिन अगर वो न्यूट्रल स्टेट में तो आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स का जो सम है वो कहलाएगा आपका मास नंबर। लेकिन मास नंबर एक्चुअल हम कंसिडर करते हैं न्यूक्लियस के मास को। जो एटम का जहाँ पे वेट वजन सिचुएट कर रहा होता है वो न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसीलिए हम मास नंबर की जो डेफिनेशन आप हर जगह पे पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं द सम ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इज कॉल्ड मास नंबर। बात मास समझ में नंबर। आती है? अच्छा, एक चीज की जानिब चलते हैं।
वो चीज है एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक? ना व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? किसे कहते हैं एटॉमिक नंबर? बता दो, बता दो। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सिर्फ सिर्फ प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाता है उसे? एटॉमिक नंबर। सिर्फ प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। बात यहां तक क्लियर होती है? जी सर। फिर एक चीज आती है, यस सर। उसे कहते हैं एटॉमिक मास। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, फिर एक चीज आती है जिसका नाम है एटॉमिक मास। व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास किसे कहते हैं हम? को बताएगा? जल्दी सर बताओ। एक एटम का मास। एक एटम का मास। और कोई? कशफ, सिमरन, राया? सर नंबर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मतलब मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है। चलो, और कोई? और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? नहीं? बोला करो बेटा, जवाब तो दिया करो कम से कम। देखो एटॉमिक मास ना एक एवरेज मास होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? लिख लो इसको, एटॉमिक मास के नीचे लिख लो, ये होता है एवरेज ऑफ मास नंबर। क्या होता है? एवरेज ऑफ मास नंबर। आपको याद दिलाऊं, मैं आपने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम होता है आइसोटोप्स। याद है या नहीं याद? जी सर। याद। जी सर याद है। जिंदगी में आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी 9th क्लास में आइसोटोप्स। चैप्टर नंबर 3 का आखिरी टॉपिक है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट का एटम होता है, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं, उन सब में क्या फर्क होता है बताओ मुझे? बट डिफरेंट सर उनका एटॉमिक मास मास। नंबर डिफरेंट Atoms of the same elements having the same atomic numbers but बट different डिफरेंट mass। एटॉमिक मास नंबर। हाँ, but different mass numbers। atomic mass नहीं ओ कहना, हाँ but different सही है। mass numbers। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं, आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूट्रियम और एक ट्रिशियम। ट्रीटियम पढ़ा है। प्रोटियम का ट्रिटियम। मास नंबर होता है 1, ड्यूट्रियम का मास नंबर होता है 2, ट्रीटियम का मास नंबर क्या होता है भाई? 3। 3। ये तीनों किसके एटम्स हैं बता दो जरा जल्दी से। मैं हाइड्रोजन की। बोर्ड पे इस एग्जाम्पल को बनाऊं तुम्हारे लिए। ये पहला हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, दूसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 2, तीसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 3। मुझे बताओ ये तीनों किसके आइटम्स हैं? हाइड्रोजन के। ऐसी है, तीनों जी सर। हाइड्रोजन के आइटम्स हैं। और तीनों में झगड़ा किस बात पर है? तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, झगड़ा किस बात पे है बताओ? मास नंबर। मास मास नंबर नंबर पे झगड़ा। डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट। और मास नंबर डिफरेंट किसकी वजह से होते हैं? आइसोटोप्स में मास नंबर्स जो डिफरेंट होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आपके मास नंबर्स जो है वो डिफरेंट हो रहे होते हैं आइसोटोप्स में। अच्छा, अब दूसरी बात, ये वाला जो आइसोटोप है, ये वाला पहला वाला, ये पाया जाता है दुनिया में 99.9%। ये पाया जाता है 0.015%। ये पाया जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵%। इतने इतने परसेंटेजेस में ये दोनों पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं। हम मास नंबर कैसे निकालते हैं? अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें ना, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है वैसे? नॉर्मली कार्बन का मास नंबर क्या होता है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास हम कंसिडर करते हैं भाई 12। हर जगह हमने न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 भी किया, जी। इतने चैप्टर 2 भी किया, 1 किया हमने, भरपूर न्यूमेरिकल्स करे। तो हम एटॉमिक मास कार्बन का कंसिडर करते हैं 12। लेकिन किसी दिन आप जो है वो किताब निकालिएगा, किताब में पीरियोडिक टेबल खोलिएगा, पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 12.011। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब आप कहें कि सर ये तो
राउंड ऑफ करके 12 ही बन जाएगा। तो याद रखना मेरे बेटे, मास की वैल्यू को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते। मास की वैल्यू को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते। बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक बात क्लियर होती है भाई? जी सर। जी मास की सर। वैल्यू को कभी राउंड ऑफ नहीं करते, तो इसका मतलब वो कोई एक्चुअल चीज है। मैं कह रहा हूँ वो एटॉमिक मास है। वो क्या है? एटॉमिक मास। यहाँ 3 हाइड्रोजन मेरे पास हैं। एक हाइड्रोजन का मास नंबर है 1, एक का मास नंबर है 2, एक का मास नंबर है 3। तीनों दुनिया में अलग अलग परसेंटेज में पाए जाते हैं। दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब पीरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन्स को रखना था ना, तो एक जगह करना पड़ता, तो वहां निकाले गए एटॉमिक मासेस, और एटॉमिक मासेस को बताया गया एज एन एवरेज ऑफ मास नंबर, एज एन एवरेज ऑफ मास मास नंबर। नंबर। तो atomic mass is defined as the average mass number of the natural mixture of isotopes। दुनिया में वो तमाम एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, उनकी परसेंटेजेस के हिसाब से आपको एक मास नंबर कैलकुलेट करना होता है, जो कि बेसिकली एवरेज होता है। क्या होता है वो? एवरेज होता है। उस एवरेज मास नंबर को नाम दिया जाता है एटॉमिक मास। क्या नाम दिया जाता है? एटॉमिक मास। अगर मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होते, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद। अगर मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होते, तो एक सवाल है मेरा आप सबसे, उसका आपने जवाब देना है। अगर ये सेम होते, मतलब आप समझ रहे हैं ये सेम है, मैं कह रहा हूँ ये अलग है, तो मैं सिर्फ एक सवाल ये कर रहा हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है बताओ? 35.5। 35.5। अगर एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों चीजें एक ही हैं, तो मास नंबर का मतलब है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास का मतलब भी हो गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये 0.5 क्या है? आधा प्रोटॉन है या आधा न्यूट्रॉन है? क्या लिया आधा? 35.5 ना? आधा न्यूट्रॉन। आधा न्यूट्रॉन ले लिया। अच्छा, किचन में रखा हुआ था आधा एक, प्रोटॉन लिया। आधा प्रोटॉन ले लिया है भाई। बेहतरीन हो गया है, बेहतरीन हो गया। मैं मिसाल दे रहा था, एक जवाब और आ गया अचानक से। किचन में रखा हुआ था सेब, एक था सेब, खाने वाले थे 2, आधा आधा करके खा लिया, क्योंकि वो था सेब, बहुत बड़ा था, आसानी से कट गया। एक एटम इतना छोटा होता है कि एक सुई की नोक पर कई हजार कई लाख एटम बिठाए जा सकते हैं। तो एटम को क्या छुरी से काट के आधा कर रहे हो, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को काट के आधा कर रहे हो? किसको काट रहे हो बताओ? आधा प्रोटॉन कैसे हो सकता है? पॉसिबल है कोई? कोई पॉसिबिलिटी किसी के पास है जिन्होंने आधा प्रोटॉन का या जिन्होंने आधा न्यूट्रॉन का, उनके पास कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। मैंने तो एक सवाल किया था कि ये 35.5 है, तो इसके अंदर आधा क्या है? आधा प्रोटॉन है, आधा न्यूट्रॉन है? लोगों ने कहा अच्छा भाई सवाल ये है कि मतलब इसका मतलब इसमें आधा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही है। तो फौरन जवाब दे दो भाई। किसी को प्रोटॉन अच्छा लगा उसने प्रोटॉन कह दिया, किसी को न्यूट्रॉन अच्छा लगा उसने न्यूट्रॉन कह दिया। उसूली तौर पे ना इसमें आधा प्रोटॉन है ना इसमें आधा न्यूट्रॉन है। उसूली तौर पे ये मास नंबर ही नहीं है, ये एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है। क्या है ये? एटॉमिक मास ऑफ। क्लोरीन। और एटॉमिक मास निकलता है आइसोटोप्स के मास नंबर से। क्लोरीन 2 तरह के होते हैं। एक क्लोरीन का मास नंबर होता है 35 और एक क्लोरीन का मास नंबर होता है 37। बात समझ रहे हैं आप मेरी? एक क्लोरीन का मास नंबर होता है 35 और एक क्लोरीन का मास नंबर होता है 37। तो ये 35 और 37 जो मास नंबर्स आपके पास है, ये मास नंबर्स वाले आइसोटोप्स दुनिया में पाए जाते हैं। 35 जिसका मास नंबर होता है वो पाया जाता है दुनिया में 75%, और जिसका 37 होता है वो दुनिया में पाया जाता है 25%। तो दोनों की, अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ जरा गौर से सुनना है, दोनों की प्रेजेंट परसेंटेजेस के हिसाब से उनका एक एवरेज निकाला जाता है मास नंबर का। उस एवरेज को कहते हैं, उस एवरेज मास नंबर को क्या कहते हैं हम? बता दो। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। उस एवरेज मास नंबर को हम नाम दे देते हैं एटॉमिक मास। का बात यहां तक आपको समझ में आती है? जी सर। यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं कहानी में। अब हमारे पास मास नंबर हो गया। अच्छा मुझे याद दिलाओ जरा थोड़ा सा, तुम लोग सबने 9th पढ़ी हुई है ना भाई, या नहीं पढ़ी हुई? जी नाइन्थ सर सर। पढ़ी है।
9 पढ़ी हुई है सबने। तो 9th क्लास में मुझे बताओ चैप्टर नंबर 3 था, उसका नाम भी यही था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी Yes, sir. सर। उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? जी Very. सर। सही है। आज ना मैं क्लास जब हमारी एंड होगी तो मैं एक वीडियो का लिंक भेजूंगा आप लोगों को यूट्यूब की, वो वीडियो सब देख लेंगे आज ही देखेंगे वो सारे वीडियो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो हम कल फिर जो है वो उस चीज में से कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को हम। अच्छा आगे देखते हैं, हमने अपने पास वहां क्या क्या पढ़ा था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, जी Yes, सर। sir. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था, जी Yes, सर। sir. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा था, जी यस जी सर। सर। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था, जी जी सर। Sir. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जी जी सर। सर। Yes, बोर्ड्स sir. एटॉमिक मॉडल भी था। नील बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। जी Yes, सर। sir. ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। नहीं तो अब याद आया है। भूल गए थे ना सर, मैं अभी तो मैं नाम ले रहा हूँ, याद है। ओहो वो नील बहर अंकल, सर मैं नहीं भूली। मैंने तुम्हें बोला ही नहीं, जिसने बोला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहरहाल तो वही सारे टॉपिक्स हैं, बट दे आर नॉट ऑन दैट लेवल, उस लेवल पर नहीं है ये टॉपिक्स। अब हमारे पास कुछ दीगर लेवल के ऊपर है, एक्सटेंडेड वे में है। बात समझ रहे हैं? पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी, मुझे बताओ उस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब यूज की थी, उस ट्यूब का नाम क्या था, कोई बताएगा? क्या नाम था भाई? सर गोल्ड करके कुछ नाम था ना? गोल्ड? ओहो गोल्ड स्टीन तो प्रोटॉन के डिस्कवरर का नाम था, उसकी ट्यूब थी गोल्ड स्टीन डिस्चार्ज ट्यूब। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होता, उस ट्यूब का नाम क्या था? उसका नाम था सिंपली डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम था उसका? डिस्चार्ज ट्यूब। इसीलिए डिस्चार्ज ट्यूब। हाँ, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को कहते थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब हम उस ट्यूब का एक दूसरा नाम पढ़ेंगे, उस ट्यूब का दूसरा नाम होता है क्रुक्स ट्यूब। क्या नाम होता है? क्रुक्स ट्यूब। हाँ, ये जो क्रुक्स ट्यूब है, इसको हमने इंशाल्लाह उल अजीज अपने पास पढ़ना है। मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगा। कोई सवाल है किसी का? पहले मुझे सवाल पूछ लो, फिर मैं अपनी बात आगे कंप्लीट करूँ। नो सर। No, sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? No, sir. नो नो सर। सर।